Good morning and again welcome to our economics class. In this class we study a very important part of this chapter government budget. It is the budget deficit. अब तक हमने पढ़ा था गवर्नमेंट बजट क्या होता है, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसके क्या कंपोनेंट्स हैं, गवर्नमेंट रिसिप्ट्स क्या हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट्स, कैपिटल रिसिप्ट्स, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, उनका मीनिंग, उनके डिफरेंसेस, वी स्टडी ऑल दिस। और ये सारे आइटम मैंने आपको कल व्हाट्सएप पे सेंड भी करे थे, आई थिंक आपने पढ़े होंगे। इन टुडेज क्लास वी स्टडी बजट डेफिसिट। बजट डेफिसिट मींस व्हेन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज स्मॉल देन गवर्नमेंट रिसिप्ट्स, इट्स नोन एज बजट डेफिसिट। अगर गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज्यादा है और गवर्नमेंट के रिसिप्ट्स कम है, हम उसको क्या बोलेंगे? बजट डेफिसिट, मतलब घाटे का बजट, नुकसान का बजट। अब बजट डेफिसिट हमारे लिए तीन तरह का होता है: रेवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट and primary deficit. We see what are their meaning, how we can find them, their formula and then their implications. हम तीनों जो बजट हैं, बजट डेफिसिट है, रेवेन्यू, फिजिकल और प्राइमरी, हम तीनों के मीनिंग की बात करेंगे, हम उनके फॉर्मूले की बात करेंगे, हम कैसे फाइंड करेंगे, हम उनके इम्प्लीकेशंस की बात करेंगे आज की क्लास में। सबसे पहले बात करते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट मींस when revenue expenditure of the government is more than the revenue receipts. How you can find it? Revenue expenditure minus revenue receipts equal to budget equal to revenue deficit. अगर गवर्नमेंट के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब वो एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट के लिए ना तो किसी तरह की लायबिलिटी रिड्यूस करते हैं, ना ही गवर्नमेंट के लिए किसी तरह का एसेट्स क्रिएशन करते हैं। एक तरह से बोल सकते हो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर तो कर रही है, पर उस एक्सपेंडिचर से गवर्नमेंट को किसी तरह का कोई प्रॉफिट या कोई बेनिफिट्स नहीं हुआ। इट इज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर हम रिसिप्ट्स की बात करें तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स गवर्नमेंट की तरफ से बोल सकते हैं शुद्ध इनकम है कि रेवेन्यू रिसिप्ट्स मतलब हो गया कि जिससे ना तो गवर्नमेंट की कोई एसेट्स रिड्यूस हो रहे हैं, ना गवर्नमेंट की लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही है। जिससे मान लीजिए गवर्नमेंट को प्रॉफिट्स मिल रहे हैं, डिविडेंड्स मिल रहे हैं, टैक्स इनकम मिल रही है, ऑल दीज आर द रेवेन्यू रिसिप्ट्स। अगर गवर्नमेंट के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा है और रेवेन्यू रिसिप्ट्स कम है तो गवर्नमेंट के लिए क्या होगा? रेवेन्यू डेफिसिट। अब एक क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है, अगर गवर्नमेंट का बजट रेवेन्यू डेफिसिट है तो गवर्नमेंट उस रेवेन्यू डेफिसिट को पूरा कैसे करेगी? गवर्नमेंट विल फुल अप दिस रेवेन्यू डेफिसिट विद द हेल्प ऑफ कैपिटल रिसिप्ट्स। कहां से पूरा करेगी गवर्नमेंट? कैपिटल रिसिप्ट्स से। और कैपिटल रिसिप्ट के केस में क्या होगा कि या तो गवर्नमेंट के लायबिलिटीज बढ़ जाएंगी या गवर्नमेंट के एसेट्स कम हो जाएंगे। मतलब या तो गवर्नमेंट बोरोइंग करेगी या गवर्नमेंट स्मॉल स्केल की जो सेविंग्स है उनको यूटिलाइज करेगी या गवर्नमेंट डिस इन्वेस्टमेंट करेगी तो फुलफिल दिस रेवेन्यू डेफिसिट। तो हर गवर्नमेंट चाहती है उसका रेवेन्यू डेफिसिट कम से कम हो, क्योंकि रेवेन्यू डेफिसिट को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट को कैपिटल रिसिप्ट्स को यूज में लेना पड़ता है। और कैपिटल रिसिप्ट के केस में या तो गवर्नमेंट की लायबिलिटीज बढ़ जाती है कि गवर्नमेंट के एसेट्स कम हो जाते हैं, व्हिच क्रिएट डिफिकल्ट कंडीशन फॉर द गवर्नमेंट। और जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ये गवर्नमेंट की जो नॉर्मल फंक्शनिंग्स हैं या गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की सैलरी है या गवर्नमेंट जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है, वेलफेयर के जो प्रोग्राम्स गवर्नमेंट लेके आती है, मेनली उन पर किए जाने वाला एक्सपेंडिचर है, जिससे कंट्री का डेवलपमेंट होता है, पीपल्स का वेलफेयर होता है। तो उसको इजीली रिड्यूस करना भी गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल नहीं होता कि गवर्नमेंट अपने जो एक्सपेंडिचर्स है उनको कम कर दे, क्योंकि इसका रिलेशन डायरेक्टली जनरल पब्लिक से होता है और जनरल पब्लिक के नाराज होने का गवर्नमेंट को ऊपर से बोल सकते डर देता है। तो गवर्नमेंट चाह कर भी रेवेन्यू जो एक्सपेंडिचर्स है उनको इतना कम नहीं कर पाती। नाउ वी सी विद द हेल्प ऑफ द बुक रेवेन्यू डेफिसिट। Revenue deficit is concerned with the revenue expenditure and revenue receipt of the government budget. It refers to excess of revenue expenditure over revenue receipt during the given fiscal year. Or how we find it? Revenue expenditure minus revenue receipts. What are its implications? It indicates the inability of the government to meet its regular and recurring expenditure in the purpose budget. क्या बताता है कि गवर्नमेंट के जो रेगुलर एक्सपेंडिचर हैं, रिकरिंग एक्सपेंडिचर है, जो गवर्नमेंट फंक्शनिंग के लिए उसको रिक्वायर्ड है, गवर्नमेंट उसको पूरा नहीं कर पाती है। इट इंप्लाइज दैट गवर्नमेंट इज डिसेविंग, मतलब गवर्नमेंट की सेविंग तो होने ही रही, सेविंग नेगेटिव से, और गवर्नमेंट अपने जो रेवेन्यू डेफिसिट है उसको पूरा करने के लिए जो प्रीवियस बोरोइंग है या प्रीवियस जो सेविंग्स है उसको ले रही है, फिर वो बोरोइंग कर रही है। इट ऑल्सो इंप्लाइज दैट
गवर्नमेंट इज टू मेक अप दिस डेफिसिट फ्रॉम कैपिटल रिसिप्ट, गवर्नमेंट इसको कहां से पूरा कर रही है, कैपिटल रिसिप्ट से, और इन द कैपिटल रिसिप्ट आइदर गवर्नमेंट टेक द बोरोइंग और सेकंड मेक दिस इन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, both will create lot of problem for the government or even in coming future. Use of capital receipt for making the extra consumption expenditure lead to an inflationary situation in the economy. Yes, अगर गवर्नमेंट का रेवेन्यू डेफिसिट, तो रेवेन्यू डेफिसिट को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट रेवेन्यू डेफिसिट को कम करने की जगह कैपिटल रिसिप्ट से पूरा कर रही है, और कैपिटल रिसिप्ट में गवर्नमेंट बोरोइंग कर रही है, स्पेशली आरबीआई से बोरोइंग कर रही है। और जब गवर्नमेंट आरबीआई से बोरोइंग करेगी तो उसका इंपैक्ट क्या होगा, मनी सप्लाई बढ़ेगा, और मनी सप्लाई बढ़ने की वजह से इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशनरी कंडीशंस क्रिएट होंगी। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। ए हाई रेवेन्यू डेफिसिट गिव ए वार्निंग सिग्नल टू द गवर्नमेंट either to reduce its expenditure or increase its revenue. अब गवर्नमेंट का अगर रेवेन्यू डेफिसिट ज्यादा आ रहा है तो एक तरह से उनको वार्निंग मिल रही है कि या तो आपका एक्सपेंडिचर कम करो, आपका खर्चा कम करो, या फिर आपके इनकम सोर्स बढ़ाओ। और जैसे मैंने आपको बताया, खर्चा कम करना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम करना इतना इजी नहीं होता, क्योंकि इसका रिलेशन डायरेक्टली पब्लिक वेलफेयर से होता है। और दूसरा, अगर गवर्नमेंट को अपना रेवेन्यू सोर्स बढ़ाना है तो उसका मेन सोर्स होता है गवर्नमेंट का टैक्सेस। अगर गवर्नमेंट टैक्सेस इंक्रीज करती है, चाहे वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, तो जनरल पब्लिक के अपोज में आने का, विरोध में आने का डर होता है। इसी तरह से जो गवर्नमेंट पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, फॉर एग्जांपल वाटर सप्लाई है, अगर गवर्नमेंट इनकी प्राइस इंक्रीज करती है तभी जनरल पब्लिक अपोज में आने लग जाती है। तो गवर्नमेंट के इतना इजी नहीं होता, ना तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम कर पाती है इजी गोइंग, ना वो रेवेन्यू रिसिप्ट्स बढ़ा पाती है। तो उसको कहां से पूरा करेगी, वो मेनली कैपिटल रिसिप्ट से। कैपिटल रिसिप्ट मेनली कहां से करती है, बोरोइंग, जिससे गवर्नमेंट का फर्दर बर्डन इंक्रीज होता हुआ चला जाता है, और फाइनली जाके वो डेब्ट ट्रैप में कन्वर्ट हो जाता है। उसको बोलते हैं ऋण जाल, कि गवर्नमेंट पर इतनी ज्यादा बोरोइंग्स हो जाती है कि गवर्नमेंट उन बोरोइंग को फिलअप नहीं कर पाती, टाइम पर नहीं चुका पाते कई बार, और पुरानी बोरोइंग को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट नई बोरोइंग करती चली जाती है। ये कंडीशन क्या आती है हमारे लिए, डेब्ट ट्रैप, जिसको स्पेशली हम पढ़ेंगे आगे हमारा फिस्कल डेफिसिट में। और अगर बात करें रेवेन्यू डेफिसिट, तो इसको में पूरा करने के मेजर्स दो ही हैं, या तो गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर कम करे, या गवर्नमेंट अपने जो रेवेन्यू सोर्सेस को इंक्रीज करे। सेकंड हम बात करते हैं थोड़ा सा फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट शोज द बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। फिस्कल डेफिसिट किसको शो कर रहा है, बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, की गवर्नमेंट अपने डेफिसिट को पूरा करने के लिए कितनी क्वांटिटी में बोरोइंग्स कर रही है। अब इसको कैसे फाइंड करेंगे, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीव्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। जो गवर्नमेंट के टोटल रिसीप्ट्स हैं हम उसमें बोरोइंग को इंक्लूड नहीं कर रहे। अब टोटल रिसिप्ट आप देखिएगा दो तरह की हो गई, रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स। और कैपिटल रिसिप्ट्स में मैंने दो पार्ट हो गए, कौन कौन से, एक तो बोरोइंग और दूसरा डिसइन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर डिसइन्वेस्टमेंट तो इंक्लूड है, बोरोइंग इंक्लूड नहीं है। इसका मतलब जो फिस्कल डेफिसिट है वो किसके इक्विवेलेंट हो गया, गवर्नमेंट की बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स के। So fiscal deficit equal to the borrowing requirement of the government. तो फिस्कल डेफिसिट क्या इंडिकेट करता है कि गवर्नमेंट के बजट डेफिसिट का वो पार्ट जिसको गवर्नमेंट बोरोइंग करके, उधार लेकर के पूरा कर रही है। अब गवर्नमेंट बोरोइंग कहां से करेगी, मेनली गवर्नमेंट के जो बोरोइंग के सोर्स होते हैं दो ही होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब कंट्री के अंदर से, एक्सटर्नल कंट्री के बाहर से। कंट्री के अंदर से गवर्नमेंट के लिए पहला सोर्स होता है स्मॉल सेविंग्स, जैसे मान लीजिए पब्लिक सेक्टर बैंक से, एलआईसी है, पोस्ट ऑफिसेज है, इनकी जो स्मॉल सेविंग्स होती है, या गवर्नमेंट के डिफरेंट प्लानिंग, गवर्नमेंट के डिफरेंट बॉन्ड्स हैं, इनकी जो स्मॉल सेविंग्स होती है गवर्नमेंट इसको यूटिलाइज करती है टू फिल अप इट्स बोरोइंग्स। और सेकंड होता है कंट्री के अंदर से बोरोइंग फ्रॉम द सेंट्रल बैंक और द आरबीआई। गवर्नमेंट आरबीआई से बोरोइंग करती है। अगर कंट्री के बाहर की बात करें तो गवर्नमेंट मेनली बोरोइंग करती है आईएमएफ से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से, और दूसरा हमारे जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं जैसे जापान है, अमेरिका है, ब्रिटेन है, जो हमारे को टाइम टू टाइम लोन प्रोवाइड करते हैं। तो गवर्नमेंट अपने बजट डेफिसिट को पूरा करने के लिए इनसे भी बोरोइंग करती है। तो आई थिंक इट्स क्लियर व्हाट इज द फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट शो द बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। और नाउ व्हाट आर द इंप्लीकेशन ऑफ दिस फिस्कल डेफिसिट। इसका सबसे बड़ा इंप्लीकेशन है डेब्ट ट्रैप। क्या गवर्नमेंट के ऊपर मान लीजिए बोरोइंग रेगुलर वे में इंक्रीज होती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, तो एक टाइम ऐसा आ सकता है कि गवर्नमेंट के पास इतनी ज्यादा बोरोइंग हो जाए कि गवर्नमेंट उन बोरोइंग को फिलअप कर ही नहीं पाए, टाइम को उसका पैसा नहीं चुका पाए,
उसके इंटरेस्ट लायबिलिटीज उसको पे नहीं कर पाए, और उस सिचुएशन में गवर्नमेंट क्या करती है, पुरानी बोरोइंग को पूरा करने के लिए नई बोरोइंग करती जाती है। जो प्रेजेंट में कुछ इस तरह की कंडीशन है वो पाकिस्तान फेस कर रहा है कि बोरोइंग रिक्वायरमेंट्स उनकी रेगुलरली बढ़ती जा रही है। अगर उनको मान लीजिए यूएई की बोरोइंग को फिलअप करना है तो चाइना से लोन ले रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, ट्रैप की कंडीशन है ये कि पुरानी बोरोइंग को पूरा करने के लिए नई बोरोइंग करते जा रहे हैं। इट इज द कंडीशन ऑफ डेट ट्रैप, और क्यों अराइज होती है, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन फिस्कल डेफिसिट ऑफ द कंट्री। तो इसका पहला इंप्लीकेशन क्या हुआ हमारे लिए, डेट ट्रैप। दूसरा इन्फ्लेशनरी कंडीशंस, पर एक चीज ध्यान रखना, इन्फ्लेशनरी कंडीशन मेनली अराइज कब होती है, इज द गवर्नमेंट जो बोरोइंग करती है वो आरबीआई से बोरोइंग करती है, और आरबीआई से बोरोइंग करने की वजह से इकोनॉमी में मनी सप्लाई इंक्रीज होगा, और मनी सप्लाई इंक्रीज होने की वजह से प्राइसेस इंक्रीज होंगे, व्हिच क्रिएट द कंडीशन ऑफ इन्फ्लेशनरी इन द इकोनॉमी। फिस्कल डेफिसिट से इन्फ्लेशनरी नहीं बढ़ता है, कब बढ़ेगा, जब फिस्कल डेफिसिट मतलब बोरोइंग को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट आरबीआई से बोरोइंग कर रही है, इन दैट केस इट विल बी इंक्रीज। थर्ड इज फॉरेन डिपेंडेंसी। अब जितनी क्वांटिटी में आईएमएफ से या फॉरेन कंट्री से बोरोइंग करेंगे तो हमारी डिपेंडेंसी उतनी उनके ऊपर बढ़ती जाएगी। बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल आप समझ सकते हैं, पाकिस्तान वर्सेस चाइना। पाकिस्तान रेगुलर में चाइना से बोरोइंग करता जा रहा है, तो जो डिपेंडेंसी है वो चाइना पर बढ़ती जा रही है। तो ये क्या शो कर रहा है हमारे को, फॉरेन डिपेंडेंस। अब इसका नेगेटिव इफेक्ट क्या होगा कि जो कंट्री जिनसे हम रेगुलरली बोरोइंग कर रहे हैं, ये कंट्री क्या कर सकती है, हमारी फॉरेन पॉलिसी और जो इकोनॉमिक पॉलिसी है उसको इन्फ्लुएंस कर सकती है, उसमें चेंजेस करवा सकती है, उस टॉपिक्स का चेंजेस करके हमारे फेवर के अंदर आप इसको चेंजेस करो। तो कहीं ना कहीं हमारी कंट्री की सिक्योरिटी के लिए भी ये बहुत बड़ा वार्निंग रहा है, फिर हमारी डिपेंडेंसी बढ़ती है फॉरेन कंट्रीज पर। नेक्स्ट इज हैम्पर्स ऑफ फ्यूचर ग्रोथ। इट विल आल्सो रिड्यूस आवर फ्यूचर ग्रोथ, क्योंकि हमारी जीडीपी का एक बहुत बड़ा पार्ट इंटरेस्ट को पे करने में, जो अर्लियर लोन उनकी इंस्टॉलमेंट पे करने में चला जाएगा, और हमारे को डेवलपमेंट के लिए बहुत कम पैसा बच पाएगा। सो इट आल्सो रिड्यूस आवर फ्यूचर ग्रोथ। सो दीज आर द इंप्लीकेशन ऑफ द फिस्कल डेफिसिट। बता रहा है कि फिस्कल डेफिसिट के हमारे क्या इंप्लीकेशंस हैं। जैसा मैंने आपको शुरू में बताया, फिस्कल डेफिसिट मतलब बोरोइंग, और गवर्नमेंट फिस्कल डेफिसिट को कैसे फिलअप करेगी, आइदर बाय द इंटरनल बोरोइंग और आइदर बाय द एक्सटर्नल बोरोइंग। थर्ड हम बात करते हैं प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट शो द फिस्कल डेफिसिट माइनस नेट इंटरेस्ट पेमेंट। किससे फाइंड करें प्राइमरी डेफिसिट को, फिस्कल डेफिसिट में से आपने क्या लेस कर दिया, नेट इंटरेस्ट पेमेंट, जो कि आपके अर्लियर लोन पर आप कितना इंटरेस्ट चुका रहे हो। तो फिस्कल डेफिसिट शो करेगा उस पर्टिकुलर ईयर के लिए आप कितनी क्वांटिटी के अंदर बोरोइंग कर रहे हो, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट के अंदर तो दोनों इंक्लूड होता है, आपका रेवेन्यू और फिस्कल डेफिसिट में नेट बोरोइंग, नेट इंस्टॉलमेंट ऑफ बोरोइंग और इंटरेस्ट लायबिलिटी दोनों इंक्लूड होता है। अगर आपने उसमें से नेट इंटरेस्ट पेमेंट लेस कर दिया तो इसलिए आपको क्या शो करेगा कि आप कितनी क्वांटिटी के अंदर नेट बोरोइंग कर रहे हो उस साल के डेफिसिट्स को पूरा करने के लिए। तो अगर फिस्कल, अगर आपका प्राइमरी डेफिसिट कम हो जाता है, जीरो हो जाता है, इसका मीनिंग क्या है हमारे लिए कि हम उस साल के अंदर नई बोरोइंग्स नहीं कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, और जो अर्लियर बोरोइंग्स है हमारे लिए वो तो हमें पे करनी है। पर अगर हमारा प्राइमरी डेफिसिट कम होता चला जाता है, मींस हम नई बोरोइंग्स नहीं कर रहे हैं और हमारी जो पुरानी बोरोइंग्स है उसको हम रीपे करते जा रहे हैं। तो प्राइमरी डेफिसिट कम होना भी गवर्नमेंट के लिए बहुत जरूरी है। अगर प्राइमरी डेफिसिट कम होता चला जाएगा तो एक टाइम ऐसा आएगा, हो सकता है हमारी कंट्री बोरोइंग फ्री हो जाए। तो प्राइमरी डेफिसिट क्या शो कर रहा है आपका, फिस्कल डेफिसिट माइनस नेट इंटरेस्ट पेमेंट। So in today's class we study what is revenue deficit, what is fiscal deficit, what is primary deficit, what are their formula, how we can find them, and what are their implication. I will also send notes of this budget deficit on the WhatsApp to you. One more thing, as you know that you also have school exams, and the syllabus for the school exam is only first unit of macroeconomics. It is the national income and related aggregates. It means chapter number 1 to 4. जो मैं NI पढ़ा है स्पेशली इन द मंथ ऑफ अप्रैल, वो NI आपका पूरा कंप्लीटली स्कूल टेस्ट में आया।